हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। पहले ही क्लास में हमने पढ़ा था आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। दोनों की डेफिनेशन और दोनों के अंतर। इसके बाद में अपन ने क्या था कि आदर्श विलयन के प्रकार दो प्रकार थे। एक तो था धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला आदर्श विलयन, दूसरा था ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। यही थे, एक तो था धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन और दूसरा था ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। और इन दोनों की परिभाषाएं, दोनों में अंतर और दोनों के एग्जाम्पल जो बताया था आपको नोट्स में मिल जाएंगे और दोनों के ही अलग अलग ग्राफ थे। ठीक है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था स्थिर कवाती मिश्रण। स्थिर कवाती मिश्रण यानी एजोट्रोप। इसके बारे में बताया था कि दो या दो से अधिक द्रवों का मिश्रण जो एक ही ताप के ऊपर उबलता है उसको स्थिर कवाती मिश्रण या एजोट्रोप कहते हैं। और यह दो प्रकार का था, एक तो था न्यूनतम स्थिर कवाती मिश्रण और दूसरा था अधिकतम स्थिर कवाती मिश्रण। न्यूनतम का मतलब जिसमें मिश्रण का तापमान हो कम और अधिकतम का मतलब मिश्रण का तापमान हो अधिक। कहने का मतलब न्यूनतम स्थिर कवाती मिश्रण उसको बोलेंगे जिसमें धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन को, और अधिकतम स्थिर कवाती मिश्रण ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन को। यह टॉपिक अपन ने कर लिए थे। आज अपन का टॉपिक होगा अणु संख्यक गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अणु संख्य गुणधर्म यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कई बुक में आपको अणु संख्यक गुणधर्म भी लिखा हुआ मिलेगा, उसका मतलब यही है। अब ये गुण क्या होते हैं, नाम से ही पता है। अणु संख्या यानी जो अणुओं की संख्या के ऊपर निर्भर हो। क्या पढ़ रहे हैं हम, विलयन के बारे में। तो विलयन के ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर होते हैं अणु संख्य गुणधर्म कहलाते हैं। क्लियर, दोबारा बता रहा हूं। विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलयन के कणों पर निर्भर होते हैं अणु संख्य गुणधर्म कहलाते हैं। अब ये अणु संख्य गुणधर्म हैं, ये चार प्रकार के होते हैं। पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है क्वथनांक उन्नयन। तीसरा है हिमांक अवनमन और लास्ट चौथा होगा परासरण दाब। अवनमन का मतलब कमी और उन्नयन का मतलब हो गया वृद्धि। इनमें सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन यानी वाष्प दाब में होने वाली कमी। यह ठीक वैसा ही है जैसा कि हमने राउल्ट का नियम पढ़ा था। किसके लिए, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए। वैसा का वैसा पूरा प्रोसेस इसमें आएगा। तो देखें, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन वही इसकी परिभाषा, वही राउल्ट वाला नियम लगेगा, पूरी वही डिवेल्वेशन, पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही है। अगर आपको वो तैयार है तो ये आसानी से तैयार हो जाएगा। अब देखिए, किसी अवाष्पशील विलय युक्त पदार्थ को या किसी अवाष्पशील पदार्थ को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में हमेशा कमी होती है। कमी क्यों होगी, क्योंकि अवाष्पशील जो विलय के कण हैं
वो विलायक के कणों का स्थान ग्रहण कर लेंगे, जिसके कारण पहले जो कण जितने वाष्प में बदल रहे थे उतने वाष्प में नहीं बदलेंगे, तो वाष्प दाब में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। पहले बताया था आपको, जैसे ये पात्र है, इसमें मान लीजिए कोई विलायक है, ये बंद पात्र है, और यहाँ से जो कण हैं वो किसी बदल रहे हैं, वाष्प में बदल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कण वाष्प में बदल रहे हैं। मान लीजिए यहाँ के ऊपर कम से कम 50 कण हैं सतह पर, वो सभी किससे बदल रहे हैं, वाष्प में बदल रहे हैं। अब जैसे इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे शुद्ध विलायक में, तो ये अवाष्पशील है तो ये वाष्प में नहीं बदलेगा, तो पहले की तुलना में वाष्प में बदलने वाले कणों की संख्या में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यानी मान लीजिए अब यहाँ से 30 कण ही वाष्प में बदल रहे हैं, तो वाष्प दाब में क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि वाष्प दाब क्या होता है कि जब द्रव्य तथा वाष्प दोनों आपस में साम्यावस्था में होते हैं तब द्रव्य की वाष्प द्वारा द्रव्य की सतह पर डाला गया दाब, तो दाब में क्या होगी, कमी। कमी का मतलब वाष्प दाब में भी क्या होगी, कमी होगी। कहने का मतलब जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो उस विलयन का वाष्प दाब हमेशा शुद्ध विलायक की तुलना में कम होता है, और वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को ही वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। ठीक है, आप देखिए मान लीजिए विलय का वाष्प दाब, अब विलय को हमने क्या माना है, A, और विलायक को हम क्या मानते हैं, B। तो माना है कि विलय का वाष्प दाब है P और विलायक का वाष्प दाब ये है PB। विलय के मोल ये है स्मॉल n, विलायक के मोल ये है कैपिटल N, और विलयन का वाष्प दाब ये है मान लीजिए PS, और यहां पे लिखना चाहें तो इसको शुद्ध विलायक का वाष्प दाब भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अगर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माना है तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमने पहले पीछे लिखा था PB डॉट, याद आया पहले का कुछ, PB डॉट लिखा था या नहीं। अब विलय का वाष्प दाब यानी ये तो अवाष्पशील है तो इसका तो वाष्प दाब होगा ही नहीं, तो क्या हम इसको हटा सकते हैं। क्लियर यहां तक, यानी अवाष्पशील है तो इसका तो वाष्प दाब होगा ही नहीं, तो फिर विलयन का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाएगा, विलायक के वाष्प दाब के। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो गया PB डॉट, विलय के मोल हो गए स्मॉल n, विलायक के मोल हो गए कैपिटल N, और विलयन का वाष्प दाब हो गया PS। अब देखें विलय की मोल भिन्न, विलय की मोल भिन्न क्या होती है, विलय के मोल अपॉन विलय के मोल प्लस विलायक के मोल, विलय के मोल अपॉन विलय के मोल प्लस विलायक के मोल, यही होगा। तो देखिए विलय की मोल भिन्न, विलय के मोल स्मॉल n, विलय के मोल स्मॉल n प्लस विलायक के मोल हो गए कैपिटल N। अब आगे देखिए वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब के अंदर जो होने वाली कमी है वो किसके बराबर होगी, किसका वाष्प दाब अधिक है, विलायक का या विलयन का, विलायक का अधिक होगा। क्यों, क्योंकि विलायक के अंदर पूरे के पूरे कण कैसे हैं, वाष्पशील,
और विलियन में तो अवास्तशील मिला दिया तो इसका वाष्प दाब हमेशा कम होगा। तो ये हो जाएगा Pb डॉट माइनस Ps। क्लियर। और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो मैंने बताया था कि जो वाष्प दाब में कमी है इसके अंदर शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे, तो वो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो जाएगा। तो ये होगा Pb डॉट माइनस Ps अपॉन Pb डॉट। क्लियर। अब राउल्ट ने क्या कहा था, राउल्ट ने ये बात कही थी कि जब किसी शुद्ध विलायक के अंदर कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, ये विलेय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ये बात की थी, यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके समानुपाती होगा, विलेय की मोल भिन्न के। तो देखिए राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार यानी Pb डॉट माइनस Ps अपॉन Pb डॉट बराबर है स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल n। वही पहले वाली बात आ गई। अब यदि मान लीजिए विलयन है वो अत्यधिक तनु है, अत्यधिक तनु का मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत ही कम है, अतः स्मॉल n का मान है ये कैपिटल N से बहुत ही कम होगा, तो स्मॉल n को अपन यहाँ नगण्य मान सकते हैं, यानी n स्मॉल n प्लस कैपिटल N बराबर लिख सकते हैं कैपिटल N। क्यों, क्योंकि इसका मान के स्मॉल n का मान तो बहुत ही कम है। अब इसको इस समीकरण में रखेंगे तो ये हो जाएगा, अतः Pb डॉट माइनस Ps अपॉन Pb डॉट बराबर स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। एक समीकरण तो ये हो गया जो आपको याद रखना है। अब स्मॉल n और कैपिटल N दोनों क्या क्या हैं, तो देखिए स्मॉल n का मतलब तो क्या है, स्मॉल n ये रहा विलेय के मोल और कैपिटल N क्या है, विलाय के मोल। तो स्मॉल n बराबर मोल क्या होता है, पदार्थ का भार अपॉन अणु भार। तो भार क्या है, W, विलेय के लिए है तो A, अणु भार है तो M, और किसके लिए, विलेय के लिए है तो Ma। और कैपिटल N क्या हो जाएगा, WB अपॉन MB। बोलो यही होगा। अब इन दोनों का मान रख देंगे यहाँ पे, तो देखिए समीकरण क्या हो जाएगा, Pb डॉट माइनस Ps अपॉन Pb डॉट बराबर WA अपॉन MA अपॉन WB अपॉन MB। अब जो भाग के रूप में है वो ऊपर वाला तो नीचे और नीचे वाला ऊपर, तो इसको यहीं पे चेंज कर लेते हैं। MB तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और MA आ जाएगा नीचे। तो यहाँ हो जाएगा इनटू MB और यहाँ हो जाएगा इनटू MA। बोलो यही होगा, यानी Pb डॉट माइनस Ps अपॉन Pb डॉट बराबर WA इंटू MB बटा WB इंटू MA। क्लियर, यह समीकरण हो गया लास्ट। वो ही अवाष्पशील वाला है पूरा। पूरे को एक बार अपनी सरसरी नजरों से दोबारा देख लीजिए।
क्लियर? क्लियर हो गया? इसका न्यूमेरिकल नोट्स में मिल जाएगा आपको। तो अब देखिए, जो दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म है वह है क्वथनांक ओनियन, और इसके लिए संकेत होता है डेल्टा टी बी। डेल्टा का मतलब हुआ अंतर, टी का मतलब टेम्परेचर ताप, और बी का मतलब बॉइलिंग, क्वथनांक यानी उबलना। ठीक है, क्वथनांक उन्नयन यानी क्वथनांक में वृद्धि। अब देखिए, जब किसी शुद्ध विलायक के अंदर कोई विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसके क्वथनांक में हमेशा वृद्धि होती है। शुद्ध विलायक है, विलेय मिला दिया तो वो बन गया विलयन, यानी कहने का मतलब शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का क्वथनांक अधिक होता है, और क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को ही बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन। देखिए, जैसे घर पे आपने चाय बनाई होगी, जैसे ही चाय के अंदर उफान आती है, चीनी मिला देते हैं तो तापमान वो उबाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर उसको और क्या करना पड़ेगा, तापमान देना पड़ेगा। आप पहले दूध को मानिए इसके अंदर विलायक, और जैसे दूध के अंदर हम चीनी डाल रहे हैं, जैसे ही उबाल आ जाए दूध में चीनी डाल दो तो उबाल क्या हो जाएगी उसकी, बंद। अब और ज़्यादा गर्म करेंगे तो उसमें क्या होगी, दोबारा से फिर उबाल आएगी, यानी क्वथनांक है, ताप में क्या हुई, वृद्धि हुई। यही है, यानी इसकी डेफिनेशन देखिए, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, अब विलेय पदार्थ मिला दिया शुद्ध विलायक में तो क्या बन गया, विलयन बन गया। दोबारा ध्यान से समझना, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक हमेशा शुद्ध विलायक की तुलना में अधिक होता है। क्लियर? और क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को ही क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। क्लियर हो गई? दोबारा समझा रहा हूं, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक हमेशा शुद्ध विलायक की तुलना में अधिक होता है, और क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को ही क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। क्लियर हो गई पूरी बात? अब आगे देखें, ये क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक कहते किसे हैं? तो देखिए, इसकी परिभाषा है वह ताप जिस पर किसी द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्लियर? यानी ऐसा ताप जिस पर किसी द्रव्य का जो वाष्प दाब है वो अगर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो उसी को क्वथनांक कहेंगे। कोई भी द्रव्य पदार्थ हो वो उबलेगा कब, जब उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अब इसमें देखिए, अपन एक ग्राफ से समझते हैं। जैसे एक तरफ तो ले रहा हूं मैं तापमान x एक्स पे,
और वाई एक्स पे ले रहे हैं वाष्प दाब, ठीक है। और मान लीजिए यहां पर यह है वायुमंडलीय दाब, क्लियर। अब इस वायुमंडलीय दाब को हम मान रहे हैं P0। अब कोई शुद्ध विलायक है, माना ये है, इसको संकेत दे रहे हैं A व B, और यहां पे AB है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अब विलायक उबलेगा कब? ऊपर वाष्प दाब है, जब ये वाष्प दाब किसके बराबर हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब के, क्लियर। अब आगे देखिए, दूसरा मान लीजिए विलयन ले रहे हैं, अगर एक काम करते हैं, पहले विलयन से पहले यहां से अब ये कितने ताप के ऊपर उबला, इसका पता कैसे चले? तो यहां से एक्स एक्स के ऊपर लंब डाल दी, आ जाएगा आसानी से। यानी यहां से एक्स एक्स के ऊपर लंब डाल दिया, तो ये इतने ताप के ऊपर उबल रहा है, क्योंकि एक्स एक्स में क्या है? तापमान है। और इसको हम संकेत दे रहे हैं TB डॉट। किसके लिए है ये? शुद्ध विलायक के। तो TB डॉट को बोलेंगे शुद्ध विलायक का क्वथनांक, क्लियर। अब देखिए विलयन लेते हैं, तो विलयन को यहां से उबालना प्रारंभ करते हैं। अब देखिए यहां से यहां आते ही विलयन का तापमान है, ये इस शुद्ध विलायक के तापमान के बराबर हो गया, परंतु अभी विलयन उबला नहीं है, क्योंकि उबलेगा कब? जब इसका वाष्प दाब किसके बराबर होगा? वायुमंडलीय दाब। तो इस विलयन के तापमान को हमें और अधिक बढ़ाना पड़ेगा, क्लियर। और यहां पे यह है विलयन का वाष्प दाब। अब ये कितने ताप के ऊपर उबला है, यानी क्वथनांक इसका कितना है, तो वही बात यहां से हम डाल देंगे और इसको संकेत दे देंगे TB, ठीक है। तो TB क्या हो गया? विलयन का क्वथनांक। और यहां पे इसको लिख रहे हैं C, ये D और ये E, दो ग्राफ हो गए। AB तो क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और CDE क्या है? विलयन का वाष्प दाब। अब यहां से इसके वाष्प दाब को अगर वायुमंडलीय दाब के बराबर करेंगे तो ये उबलना प्रारंभ करेगा। अब विलयन का जो वाष्प दाब है, इसको जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो जो शुद्ध विलायक का तापमान था, यहां पर इसका वाष्प दाब है, ये वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं होगा, तो ये उबलेगा नहीं। तो इसको और अधिक क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा, तब जाके इसका वाष्प दाब है ये वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। अब आप मेरे को इन दोनों में बताइए कि जो क्वथनांक है ये शुद्ध विलायक का अधिक है या विलयन का अधिक? विलयन का क्वथनांक अधिक होगा, क्योंकि इधर से इधर आएंगे तो तापमान में क्या हो रही है? वृद्धि। तो इस विलयन का क्वथनांक तो क्या है? अधिक, और विलायक का क्वथनांक क्या है? कम। तो इसके लिए देखिए, इसमें डेल्टा TB का मतलब क्वथनांक उन्नयन। डेल्टा TB क्या है? क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन कैसे होगा? अधिक में से कम को घटा देंगे, तो अधिक किसका है? विलयन का। तो ये हो जाएगा TB माइनस TB डॉट। बोलो ये समीकरण क्लियर है क्या? TB क्या है? यहां पे TB क्या है? विलयन का क्वथनांक, और TB डॉट ये है शुद्ध विलायक का क्वथनांक।
और डेल्टा टी बी क्या है? यह है कवथनांक ओनियन यानी कवथनांक में होने वाली वृद्धि। और ए बी क्या है इस ग्राफ में? ए बी है शुद्ध विलायक का वक्र या वाष्प दाब वक्र बोल सकते हैं, ठीक है। और सी डी ई ये क्या है? विलयन का वाष्प दाब वक्र या ग्राफ, या इसको वाष्प दाब वक्र बोल सकते हैं। बोलो यहां तक क्लियर है? अब इसकी लैंग्वेज क्या होगी कि जब किसी उपरोक्त, पूरी लैंग्वेज को शुरू से स्टार्ट कर रहा हूं कि उपरोक्त ग्राफ में ए बी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और सी डी ई विलयन का वाष्प दाब वक्र है, तथा टी बी डॉट शुद्ध विलायक का कवथनांक व टी बी विलयन का कवथनांक है। जब शुद्ध विलायक को गर्म किया जाता है तो एक टीबी डॉट ताप पर इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जब विलयन को गर्म किया जाता है तो यह विलयन विलायक के कवथनांक या ताप के ऊपर वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर नहीं होता। इसके बराबर करने के लिए इसको और अधिक गर्म करना पड़ता है। किसके बराबर? वायुमंडलीय दाब के बराबर। तो और अधिक गर्म किया तो जो तापमान में अंतर आया, यानी यहां से यहां तक जो तापमान में अंतर है, ये इस अंतर को बोलेंगे डेल्टा टी बी यानी कवथनांक उन्नयन। क्लियर? यही है कवथनांक उन्नयन यानी कवथनांक में होने वाली वृद्धि। अब देखिए प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि जो कवथनांक के अंदर जो वृद्धि होती है यानी डेल्टा टी बी, ये मोललता के समानुपाती होती है। ये इससे आगे है, अभी बताएंगे। एक बार ग्राफ को देख लो, देखना चाहो तो। क्लियर? चले आगे। यानी प्रयोगों द्वारा यह जांचा गया है कि डेल्टा टी बी समानुपाती होती है स्मॉल एम। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। ठीक है, अब समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू स्मॉल एम, इसे दे रहे हैं समीकरण संख्या 1। और Kb को यहां कहा जाता है मोलल ओनियन स्थिरांक, या फिर इसी का दूसरा नाम है यूबी लियो स्कोपिक स्थिरांक, इस नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, अब देखिए
यहां से अपन इसकी इकाई निकालना चाहें, किसकी? यूबिलियोस्कोपिक स्थिरांक। तो इसी समीकरण में देखिए, इसको यूं लिख सकते हैं, KB बराबर डेल्टा TB अपॉन स्मॉल m। लिख सकते हैं नहीं? अगर KB को एक तरफ रखे गए हैं तो डेल्टा TB में m का क्या लग जाएगा? भाग लग जाएगा। अब यहां पे देखिए, डेल्टा TB यानी ये क्या है? तापमान, और तापमान की इकाई क्या होती है? केल्विन। तो यहां पे ये तो हो गया केल्विन अपॉन मोललता की इकाई क्या आती है? ग्राम मोल प्रति किग्रा। तो इसको अपन लिख रहे हैं मोल प्रति किग्रा। तो यूनिट आ गई हमारे पास। किग्रा यहां भाग में है तो कहां जाएगा? ऊपर। तो देखिए, KB की इकाई अगर मान लीजिए आपको याद नहीं हो तो ऐसे निकाल सकते हैं, क्या होगी? केल्विन, के लिख दिया, किग्रा ऊपर जाएगा तो केजी, मोल नीचे ही रहेगा हमेशा। तो केल्विन किग्रा मोल इनवर्स। क्लियर? या प्रति मोल लिख सकते हैं इसको, केल्विन किग्रा मोल इनवर्स। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, या तो इसकी परिभाषा या फिर इसकी इकाई। अब इसमें देखिए, इसकी परिभाषा डेल्टा TB बराबर है KB इंटू m। तो इसकी डेफिनेशन कैसे? अगर मान लीजिए यदि देखिए समीकरण 1 से पुनः यदि m बराबर हो 1, m क्या है? मोललता। इसको 1 मान रहे हैं, 1 का मतलब 1 मोलल। तो इसका यहां पे 1 रखा तो KB को 1 से इंटू किया तो क्या आ जाएगा? KB, केवल KB बचेगा। तो डेल्टा TB बराबर हो जाएगा KB। ये आ गई इसकी परिभाषा KB। क्या परिभाषा होगी कि 1 मोलल, m क्या है? मोललता, तो इसको मोलल मान लेंगे। 1 मोलल विलयन के क्वथनांक उन्नयन को ही, डेल्टा TB क्या है? क्वथनांक उन्नयन। 1 मोलल विलयन के क्वथनांक उन्नयन को ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। या फिर ये बोल सकते हैं कि 1 मोलल विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्लियर है यहां तक? अब इसकी दूसरी परिभाषा और दे सकते हैं। देखिए, क्योंकि हमें पता है कि मोललता बराबर क्या होता है? विलेय का ग्राम में भार बटा विलेय का अणु भार इंटू विलायक का भार, जो किस में होगा? ग्राम में। विलायक का भार ही तो लेते हैं, मोलरता नहीं है, मोललता है। विलेय का ग्राम में भार अपॉन विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार। मोलरता में क्या लेते हैं? विलयन का आयतन, और अब ये ग्राम में ले रहे हैं तो इंटू हो जाएगा 1000। यही फॉर्मूला होगा। अब अगर इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि स्मॉल m बराबर विलेय का ग्राम में भार यानी WA, अणुभार यानी MA इंटू विलायक का भार क्या लिख देंगे? WB इंटू 1000 लिख सकते हैं। अब यहां पे देखिए WA अपॉन MA, ये तो है विलेय का भार और ये है विलेय का अणुभार। तो विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार क्या मोल होता है? क्या मोल क्या होता है? पदार्थ का भार अपॉन पदार्थ का अणुभार।
तो देखिए यदि WA/MA बराबर ले लिया जाए 1, ठीक है, और WB बराबर इसको ले लिया जाए 1000 ग्राम। WB क्या है? विलायक का भार। अब यहां पे 1000 लिख दिया, इन दोनों के स्थान पे 1 लिख दिया, तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। यह मान हम कहां पे रखेंगे? तब जाके आएगा हमारा यहां पे, ठीक है। तो देखिए इसमें समीकरण 1 से इसका मान रखेंगे तो क्या समीकरण बन जाएगा कि डेल्टा TB बराबर KB, स्मॉल m के स्थान पे ये मान रख देंगे, WA/MA इंटू WB इंटू 1000। रखो ये मान क्या आ जाएगा, ये 1, ये 1000 से 1000 कैंसिल, 1 को 1 से इंटू किया 1, और 1 को KB से इंटू किया, क्या आएगा KB। तो यहां पे देखिए आता है डेल्टा TB बराबर क्या हो जाएगा KB। दूसरी परिभाषा यहां से निकल के आई। पूरे समीकरण को एक बार देख लीजिए। हो गया कि नहीं? यानी प्रयोगों द्वारा यह जांचा गया है कि डेल्टा TB है ये समानुपाती होता है स्मॉल m यानी मोललता के, ठीक है, यानी क्वथनांक में जो यूनियन या वर्दी है ये मोललता के समानुपाती होती है, ठीक है। अब देखिए इसको हटाएंगे तो एक स्थिरांक आएगा KB को बोलते हैं मोलल यूनियन स्थिरांक या यूबिलियोस्कोपिक स्थिरांक। इसका मात्रक हो जाएगा केल्विन किग्रा पर मोल। अब देखिए समीकरण जो 1 है इससे इसकी परिभाषा रखेंगे, तो अगर इसमें m के स्थान पे अगर मान लीजिए 1, अब 1 मानेंगे तो डेल्टा TB बराबर क्या हो जाएगा KB। तो 1 का मतलब 1 मोलल, तो 1 मोलल विलयन के क्वथनांक में वर्दी को ही मोलल यूनियन स्थिरांक कहते हैं। ये तो इसकी पहली परिभाषा। और दूसरी देना चाहें तो मोललता का फॉर्मूला रख देंगे, किसमें? समीकरण संख्या 1, क्योंकि स्मॉल m बराबर होता है WA/MA इंटू WB इंटू 1000। यह पूरा मान रखेंगे समीकरण 1 में, रख दिया, यह पूरा मान इसमें रखा, और हमने WA/MA बराबर तो मान लिया 1, और WB बराबर हमने माना है 1000। तो 1000 से 1000 क्या हो गई कैंसिल, पूरा लिखे कर सकते हो, 12th क्लास के स्टूडेंट हो ऐसे भी कर सकते हो। 1000 से 1000 कैंसिल, ये 1 इंटू 1, इसको KB से इंटू किया तो क्या बच गया KB। तो डेल्टा TB बराबर KB। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? WA/MA ये क्या है? विलय के मोल। विलय के मोल है या नहीं? और विलय के मोल कितने लिए हैं? 1 मोल। विलयन का भार कितना लिया है? वो सॉरी विलयन का नहीं, विलायक का। WB क्या है? विलायक का भार। तो 1 मोल विलय को कितने ग्राम विलायक में घोल रहे हैं? 1000 ग्राम। अगर 1 मोल विलय को 1000 ग्राम विलायक में घोलेंगे तो डेल्टा TB बराबर क्या आएगा KB। यहीं से परिभाषा निकलेगी। परिभाषा सुनना ध्यान से, क्या होगी कि 1 मोल विलय पदार्थ को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वर्दी मोलल यूनियन स्थिरांक कहलाता है। दोबारा सुन लेना, 1 मोल विलय पदार्थ को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वर्दी मोलल यूनियन स्थिरांक कहलाता है। दोनों परिभाषाएं बता दी आप। इसमें इंपॉर्टेंट है इसकी इकाई, काफी बार पूछी गई, इसकी इकाई का विशेष ध्यान रखना। आज यहां तक देख लीजिए, आगे आगे कक्षा में पढ़ेंगे।